एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास है जीके जीएस की, जिसमें आज हम करेंगे हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप सब के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी भी हैं और काफ़ी कॉमन भी हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर 20 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप देखिएगा कि 20 में से आपका क्या स्कोर बनता है। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या है। सांप्रदायिक निर्णय कब घोषित किया गया। सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड जो है ये कब घोषित किया गया। 16 अगस्त 1930 को, 16 अगस्त 1931, 16 अगस्त 1932 या 16 दिसंबर 1932 को। सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड जो है ये प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपना कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1932। तो यहाँ से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है सांप्रदायिक निर्णय का क्या उद्देश्य था। पृथक निर्वाचन मंडल, शिक्षा में आरक्षण, सरकारी सेवा में आरक्षण या फिर ब्रिटिश उपाधियों का अधिकार। तो बताइएगा कि कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या था। देखिए, सांप्रदायिक निर्णय का उद्देश्य जो था कि प्रत्येक वर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख और यूरोपियों को पृथक निर्वाचनाधिकार अथवा पृथक निर्वाचन मंडल देना था। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर छिपा है, पृथक निर्वाचन मंडल ही इसका उद्देश्य था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पूना पैक्ट कब हुआ था। 5 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932, 5 अक्टूबर 1932 या फिर 5 नवंबर 1932 को। पूना पैक्ट जो है ये 24 सितंबर को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा, ऑप्शन बी आपको सही करना है। अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया। 1 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942 या 24 अगस्त 1942। देखिए 1942 तो आपको याद है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में पास हुआ, लेकिन एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है। ऑप्शन में ऐसे भी आपको दे सकता है, तो बताइएगा। देखिए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी की सलाह से बम्बई के कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था बम्बई के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया था। अगला है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। भाई देखिए, इससे इजी तो मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है, और ये क्वेश्चन तो एक एक बच्चा भी कर सकता है, तो आप सभी कर सकते हो। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर के अंदर हुआ। इसमें तो ऑप्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी जी के पिता कौन थे। तो ये भी आपको पता है कि महात्मा गांधी जी के पिता कौन थे। इनका नाम था करमचंद गांधी, और जो कि करमचंद गांधी जी क्या थे, ये राजकोट रियासत के दीवान थे, और इनकी माता का नाम जो था वो पुतली बाई था। तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम और माता जी का नाम तो आपके ज़बान पर रटा होना चाहिए। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट कर लेंगे। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। 1887, 1893, 1897 या फिर 1901 में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत की प्रैक्टिस करने। कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है। ये आपको देखना है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई। 30 दिसंबर 1947, 30 जनवरी 1948, 1 फरवरी 1948 या 30 मार्च 1948 को। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई है 30 जनवरी 1948 को, जो कि नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने के कारण हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। जलगांव, पूना, रत्नागिरी या फिर नासिक। तो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रत्नागिरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से 2 पत्र प्रकाशित किए थे। प्रताप और तिलक, वंदे मातरम और स्वाधीन, मराठी और बंगाली या फिर मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी को और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्र निकाले थे। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा। और ये किस भाषा में प्रकाशित किए गए थे ये भी आपको ध्यान रखना है। केसरी जो है ये मराठी भाषा में, जबकि जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई थी।
अगला है गणपति उत्सव मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? एम.जी. रानडे, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर गणपति उत्सव और साथ में शिवाजी उत्सव, ये दोनों उत्सव मनाने की प्रथा को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका था? महात्मा गांधी जी का, लाजपत राय जी का, भगत सिंह जी का या फिर बाल गंगाधर तिलक जी का? वर्ष 1916 के अंदर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक जी ने घोषणा किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो कथन है किसका हो गया? बाल गंगाधर तिलक जी का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश, गीत गोविंद, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास या फिर होम ऑफ आर्य? तो तिलक जी का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है ये गीता रहस्य भी है और द आर्किटिक होम ऑफ वेदास भी है। तो ये दो ग्रंथ जो है इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिसकी रचना इन्होंने कारावास में रहकर की थी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द आर्किटिक होम ऑफ वेदास, ये प्रसिद्ध ग्रंथ था बाल गंगाधर तिलक जी का। अगला है तिलक जी की मृत्यु कब हुई? 1 अगस्त 1917 को, 1 अगस्त 1919, 1 अगस्त 1920 या 1 अगस्त 1922 को? बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु जो है वो 1 अगस्त 1920 को हुई है। 64 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रीनगर, नई दिल्ली, प्रयागराज या फिर लंदन के अंदर? तो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म की बात करें, इनका जन्म 14 नवंबर 1879 को प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है और कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत के वृद्ध पितामह के रूप में कौन विख्यात हैं? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी? तो ये तो आप सभी को पता है आई थिंक। भारत के वृद्ध पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो हम कहते हैं वो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था मुंबई के अंदर 4 सितंबर 1825 को। तो इनका जन्म भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के वृद्ध पितामह कहते हैं। अगला है दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो ये चुने गए थे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष। 1 बार तो 1886 ईस्वी में, दूसरी बार 1893 और तीसरी बार ये चुने गए थे 1906 के अंदर। तो 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही आंसर कर देना है। अगला है दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अनहैप्पी इंडिया, हंगर इंडिया, इंडिया डिवाइडेड या पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है ये एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिली है, अलग अलग एग्ज़ामों में। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन या फिर केशव बलिराम हेगड़े या दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? भारत सेवक समाज की स्थापना की गई है 1905 में और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? और ये हमारा आज का 20वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा। कलकत्ता के अंदर, कटक में, ढाका में या फिर मंदसौर में? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? कटक के, उड़ीसा के कटक में। तो ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर यहाँ से सही करना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन और आज के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी भी थे और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को भी मिले हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसका स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जीके जीएस की क्लास के साथ ही बीएड की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सिलेबस से रिलेटेड होता है।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।